वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 7 वैश्वीकरण के भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा है आप पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्रिप्शन कर दिया होगा और जब आप इस वीडियो को देख लें तो उसके बाद उसे लाइक भी करें। देखिए, ये पाठ का प्रत्यय है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। कल आपने राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रभाव देख लिए थे। आज वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव हमारे कोर्स में है, इसे डिस्कस करेंगे। भारत और वैश्वीकरण में भारत की क्या भूमिका रही है ये भी देखेंगे। वैश्वीकरण का प्रतिरोध कहाँ कहाँ पर हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, वो भी देखेंगे। भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध, भारत में वैश्वीकरण का कितना प्रतिरोध हुआ है वह भी जानने का प्रयास करेंगे। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को देखते हुए यह भय पैदा हुआ है कि वैश्वीकरण विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगा। विश्व में जो अलग अलग देशों की अपनी संस्कृति है उसको वैश्वीकरण खतरा पहुंचाएगा, ऐसा भय पैदा हुआ है। यह सांस्कृतिक समरूपता ले आएगा और अमेरिका जैसे धनी देशों की संस्कृति विश्व में छा जाएगी। यह सांस्कृतिक समरूपता यानी सभी की संस्कृति एक जैसी हो जाएगी और इसमें विशेष रूप से क्या होगा कि अमेरिका जैसा धनी देश जो है उसकी संस्कृति पूरी दुनिया में छा जाएगी। देखिए, ये पोर्ट अल्गेरे में संपन्न वर्ल्ड सोशल फोरम के सम्मेलन में वैश्वीकरण के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। ये पोर्टो अल्गेरे, ये ब्राजील का एक स्थान है। यहाँ पर वर्ल्ड सोशल फोरम का विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसका ये चित्र है। तो ये जो वैश्वीकरण है इसका दुनिया में हर जगह पर विरोध करने वाले लोग भी हैं और उन्होंने समय समय पर इसका विरोध भी किया है। इससे यह भय भी पैदा होता है कि विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर खत्म हो जाएगी, इसलिए यह केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए खतरनाक है। ऐसा सोचने वालों का ये तर्क है जो ये कहते हैं कि विश्व की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो नष्ट हो जाएगी, अमेरिका जैसे धनी देशों की संस्कृति सबके ऊपर हावी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का भय दिखाने वाले भी लोग हैं। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव केवल नकारात्मक ही नहीं है। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं होती। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव जो अभी आपने देखा वो नकारात्मक विचार थे कि संस्कृति नष्ट हो जाएगी, पूरी समृद्ध जो सांस्कृतिक धरोहर है वो सब नष्ट हो जाएगी, अमेरिका जैसे धनी देशों की जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया में छा जाएगी। तो इस तरह का विचार करने वाले भी लोग हैं। लेकिन वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव केवल नकारात्मक ही नहीं है। ऐसा मन सोचिए कि वैश्वीकरण से जो सांस्कृतिक प्रभाव होगा उसमें केवल नेगेटिविटी ही होगी, नहीं। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं होती, वह हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती रहती है। संस्कृति में जो विचार हैं, बाहर के जो विचार हैं वो आते जाते रहते हैं। उसमें से अच्छी अच्छी बातें संस्कृति स्वीकार करती है, कुछ अपनी बातों को उन्हें देती है। तो ये जो विचारों का आदान प्रदान है ये होता रहता है। हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती रहती है ऐसा नहीं है। कभी कभी बाहरी प्रभाव से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है। बाहर संस्कृति में जो बदलाव है हमारी संस्कृति की अपेक्षा, यदि हम उसे देखते हैं तो उससे जो हमारी पसंद का दायरा है वो बढ़ता है और उससे क्या होता है, हमारी संस्कृति शुद्ध होती है, उसका परिष्कार होता है। ठीक है,
तो इस तरह से संस्कृति जो है कोई जड़ वस्तु नहीं है। संस्कृति में विचार आते जाते रहते हैं, कुछ वो स्वीकार करती है, कुछ वो अपने दूसरों को देती है। तो इस तरह से संस्कृतियों में परिष्कार चलता रहता है। सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है। सांस्कृतिक समरूपता यानी सभी लोग सांस्कृतिक रूप से एक जैसे हो जाएंगे, यह वैश्वीकरण का एक पहलू तो है। वैश्वीकरण से इसका उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ है। वो क्या है? क्योंकि हर संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। हर संस्कृति जो है उसमें बदलाव आते जा रहे हैं और वो कुछ ज्यादा अलग होती जा रही है और विशिष्ट होती जा रही है। तो इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण। वैभिन्नीकरण, ठीक है। यह समरूपता वाली बात नहीं है, बल्कि इसमें उल्टा प्रभाव पैदा हो रहा है और ये संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। सांस्कृतिक प्रभाव एक तरफा नहीं होता। संस्कृतियों के मेल जोल से विचारों का आदान प्रदान होता है और दोनों ही संस्कृतियां इससे समृद्ध होती हैं। हमारी संस्कृति जिस संस्कृति के संपर्क में आएगी, वहां के कुछ तत्वों को हमारी संस्कृति स्वीकार करेगी और हमारी संस्कृति के कुछ तत्वों को वहां की संस्कृति स्वीकार करेगी। तो ये संस्कृति जो आदान प्रदान है वो संस्कृतियों में होता रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी एक देश की संस्कृति का, चाहे वो भले ही अमेरिका जैसे धनी देश हो, वहां की भी संस्कृति का किसी भी देश पर स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि दोनों तरफ से संस्कृतियों के विचारों का आदान प्रदान होता है और दोनों ही संस्कृतियां इससे समृद्ध होती हैं। अब ये देखिए, भारत में इंडियन सोशल फोरम का वैश्वीकरण के विरोध में बंबई में प्रदर्शन हो रहा है। ये वैश्वीकरण के विरोध में बंबई में इंडियन सोशल फोरम का प्रदर्शन हो रहा है। ये ठीक है। भारत और वैश्वीकरण। अब देखिए कि भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण इतिहास की विभिन्न कालावधियों में पहले भी हो चुका है। हमने पिछले लेसन में आपके साथ ये डिस्कस किया था कि वैश्वीकरण कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये इतिहास में होता रहा है, लेकिन पहले उसकी गति बहुत कम थी। अब उसकी गति तकनीकी की वजह से, प्रौद्योगिकी के विकास की वजह से अब उसकी गति बहुत बढ़ गई है। तो पहले भी ये हो चुका है। पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास सदियों का है। यानी भारत से लोग पूरी दुनिया में गए हुए हैं। औपनिवेशिक काल में जब हमारे देश के अंदर ब्रिटेन का राज्य था, ब्रिटेन जो है हमारी सरकार थी, तो उस समय जब औपनिवेशिक काल था, उसमें साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक था। भारत आधारभूत वस्तुएं निर्यात करता था और कच्चा माल भी निर्यात करता था, तथा बनी बनाए सामानों का आयातक देश था। और ब्रिटेन से जो चीजें बन के आती थी वो हमारा देश स्वीकार करता था। आजादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ हुए अनुभवों, ब्रिटेन के साथ जो हमारे अनुभव थे, हमने यह फैसला किया कि दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय सामान खुद बनाया जाए। हमें अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खुद बनाना चाहिए, न कि दूसरों पर इसके लिए निर्भर रहना चाहिए। यह भी फैसला किया गया कि दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी। हम जो वस्तुएं बना रहे हैं उन वस्तुओं को हम अभी दूसरे देशों को निर्यात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ताकि हमारे उत्पादक चीजों को बनाना सीख सकें। क्योंकि यदि वो बनाते ही निर्यात कर देंगे तो वो बनाना कैसे सीखेंगे? तो अपनी बनाई हुई चीजों को हमारे देशवासी प्रयोग करेंगे और उनमें जो कमियां हैं उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। इस संरक्षणवाद से कुछ दिक्कतें पैदा हुई, क्योंकि अपने यहाँ जो सामान बनाया जाए उसे हम ही यूज करें, तो ये संरक्षणवाद था। तो इस संरक्षणवाद से कुछ दिक्कतें पैदा हुई। कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तो स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया,
जिसके कि वो हकदार थे, इससे आर्थिक वृद्धि दर धीमी रही। न स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया तो बहुत सारी महामारियां देश के अंदर फैली, ठीक। न आवास पर ध्यान दिया गया तो बहुत सारे लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने लग गए, उनके पास मकान नहीं थे। और प्राथमिक शिक्षा पर भी ध्यान न देने के कारण हम शिक्षा की दृष्टि से भी काफी पिछड़े रहे। 1991 में वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से, जिस समय मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय पर वित्तीय संकट था हमारे देश के ऊपर, उससे उबरने के लिए और आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई, ठीक है। उस समय आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई थी। अब देखिए, ये वैश्वीकरण के ये आप्रवासियों के समर्थन में एक आंदोलन में शिरकत करती हुई एक शिक्षिका, आप्रवासी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहां पर एक शिक्षिका जो है इस आंदोलन में शिरकत कर रही है। उसने लिखा है, आई एम ए टीचर एंड आई मार्च बिकॉज नो चाइल्ड इज इलीगल। कहती है कि कोई भी बच्चा जो है अवैध नहीं है, ठीक है, तो मैं इसलिए मार्च कर रही हूँ कि कोई भी बच्चा जो है इलीगल नहीं है। जो दूसरे देशों में जाने वाले जो बच्चे हमारे लोगों के पैदा होते हैं, उनको वहाँ के लोग इलीगल बताते हैं, तो उसके आधार पर अप्रवासियों के समर्थन में ये आंदोलन हो रहा था। तो उसके लिए एक टीचर ने इस तरह का ये पैम्पलेट जारी किया है। विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं हटाई गई, जैसे व्यापार और विदेशी निवेश। तो भारत में जब विकास के लिए प्रयास किए गए, अपनी वृद्धि दर बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए, तो क्या किया गया, विभिन्न क्षेत्रों में आयात बाधाएं हटाई गई। जो विभिन्न क्षेत्र थे उनमें जो भी बाधाएं लगी हुई थी वो हटाई गई। जैसे व्यापार और विदेशी निवेश, व्यापार को बढ़ाया गया और विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया, ठीक है। भारत में अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं, बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़वार के फायदों में सबका साझा हो, ताकि हर कोई खुशहाल बने। तो भारत में ऊंची वृद्धि दर ही केवल कसौटी नहीं है, बल्कि भारत के लोग चाहते हैं कि जो आर्थिक बढ़वार भारत की हो, तो उसका फायदा जो है सब लोगों को होना चाहिए, जिससे कि सभी लोग खुशहाल बने। तो इस तरह का प्रयास जो है भारत ने वैश्वीकरण को अपने देश में लाने के लिए किया है। अब देखिए, वैश्वीकरण का प्रतिरोध कैसे किया गया, विरोध कैसे किया गया। वैश्वीकरण एक बड़ा बहस तलब मुद्दा है। वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है, जो धनिकों को और ज्यादा धनी और गरीबों को और ज्यादा गरीब बनाती है, ठीक है। ये विचार जो है पूंजीवादी वो साम्यवादी विचारकों का है, ठीक है। साम्यवादी विचारक ऐसा सोचते हैं कि ये जो वैश्वीकरण है ये पूंजीवाद की एक नई व्यवस्था है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो अधिक पूंजी वाले वो और अधिक पूंजी वाले होते जाएंगे और जो गरीब है वो और गरीब होते जाएंगे। ऐसा जो वामपंथी जो राजनीतिक रुझान रखने वाले लोग हैं उनका तर्क है। ये वामपंथी ऐसा सोचते हैं। अब दक्षिणपंथी क्या सोचते हैं? दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर के चिंतित हैं। वो राजनीतिक को भी लेकर के, आर्थिक को भी लेकर के और सांस्कृतिक प्रभावों को भी लेकर के चिंतित हैं, ठीक है। जब वामपंथी केवल आर्थिक विचारों को लेकर के चिंतित हैं। वो कहते हैं कि यह जो है वैश्वीकरण जो है विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है, ठीक है, क्योंकि वो तो पूंजीवाद के विरोधी हैं और जिसमें उनका मानना है कि इसमें और जो धनी है और अधिक धनी होते जाएंगे और गरीब जो है वो और अधिक गरीब होते जाएंगे। लेकिन दक्षिणपंथी आलोचक जो हैं वो तीनों चीजों का विरोध करते हैं, तीनों चीजों को लेकर के चिंतित है। राजनीतिक अर्थों में राज्य की कमजोर होने की चिंता है, क्योंकि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश के अंदर आएंगी
तो उनकी चलेगी, सरकार जो है अपने अधिकार उनसे खींच लेगी। इसलिए राजनीतिक अर्थ में राज्य के कमजोर होने की चिंता है, क्योंकि वो मानते हैं कि कुछ खास क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर कायम हो। उनका ऐसा मानना है कि आर्थिक आत्मनिर्भर बने हम आर्थिक रूप से, और संरक्षणवाद के दौर को हम दोबारा से कायम करें। ऐसा दक्षिण पंथी जो विचारक हैं उनका सोचना है। मॉल में झलकती हुई नई बाजार संस्कृति है। देखिए, एक मॉल है, ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे मॉल सभी शहरों में बन गए हैं, आपने देखा है, ठीक है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। एक ही बाजार में आपको हर तरह की चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मॉल संस्कृति जो है, इसका जो रिटेलर है, जो छोटे दुकानदार हैं, वो इसका विरोध करते हैं। तो वो आपने देखा। अब ये देखिए कि सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों से हाथ धो बैठेंगे। ये दक्षिणपंथी विचारकों का मानना है, ठीक है। वैश्वीकरण के विरोधी आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं है, बल्कि किसी खास कार्यक्रम जैसे साम्राज्यवाद के विरोधी है, ठीक है। वैश्वीकरण के जो विरोधी आंदोलन है वो वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं है, बल्कि किसी खास कार्यक्रम जैसे साम्राज्यवाद के विरोधी हैं। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की एफटीए की विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की मंत्री स्तरीय बैठक हुई 1999 में सिएटल में। मंत्री गए यहाँ पर पूरी दुनिया के, और उन्होंने विश्व व्यापार संगठन की बैठक हुई वहां पर, जहां अनेक आंदोलनकारी प्रदर्शन हुए। वहां पर जो विरोधी लोग थे वो भी आ गए और उन्होंने तमाम प्रदर्शन किए। उनका तर्क था कि उदीयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है। जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है, जो उभरती हुई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है, उसमें विकासशील देशों के हितों को महत्व नहीं दिया गया है। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम है। वर्ल्ड सोशल फोरम जो है वो इन नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, ठीक है। ये जो नव उदारवादी वैश्वीकरण है, इसका ये लोग विरोध करते हैं। तो इस तरह से देखिए कि पूरे विश्व में हर स्तर पर वैश्वीकरण का प्रतिरोध भी हो रहा है। इस वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राजील में हुई थी, पोर्टो अल्गेरे में, और 2004 में मुंबई में हुई और 2024 में नेपाल में हुई थी। अब देखिए भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। अभी तक आपने देखा कि पूरी दुनिया में वैश्वीकरण का प्रतिरोध हो रहा था। अब हम देखते हैं कि भारत में वैश्वीकरण का प्रतिरोध कैसे हो रहा है। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाजें राजनीतिक दलों की तरफ से उठी हैं। जो वामपंथी विचारक हैं, मैंने बताया था कि उनका कहना है कि यह एक पूंजीवाद है। वैश्वीकरण जो है यह एक पूंजीवादी विचारधारा है, और इसमें जो धनी लोग हैं वो और अधिक धनी होते जाएंगे और जो गरीब है वो बहुत अधिक गरीब होते चले जाएंगे। ऐसा वामपंथी विचारकों की आवाज है। इंडियन सोशल फोरम, अभी आपने वर्ल्ड सोशल फोरम देखी थी, तो उसी के तरह से इंडिया में भी इंडियन सोशल फोरम बन गई है। तो इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों से विरोध की आवाजें उठती रहती हैं, ठीक है। उन्हें जो भी इसमें वैश्वीकरण में जो कमी नजर आती है उसके खिलाफ वो आवाज उठाते रहते हैं।
औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया है। यानी औद्योगिक, श्रमिक और किसान ये दोनों ही नहीं चाहते कि बहुराष्ट्रीय निगम जो है हमारे देश के अंदर आए। और कुछ वनस्पतियां जैसे नीम के पेटेंट करने का कड़ा विरोध हुआ है। जैसे अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों ने नीम का पेटेंट कर लिया है, नीम अब उनका उत्पादन हो गया है। ठीक है। दक्षिणपंथी खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है। अब तक ये वामपंथी थे, अब ये दक्षिणपंथी है। तो दक्षिणपंथी जो खेमा है वो विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है। उसे केवल नेटवर्क, वैलेंटाइन डे और स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकें विरोध में शामिल है। वो इस बात का विरोध करते हैं कि वैलेंटाइन जैसे संस्कृति को नष्ट करने वाली जो दिन है वो प्रयोग में आए। स्कूल कॉलेजों में जो छात्र छात्राएं जो ड्रेस पहन के जाते हैं उसका विरोध करते हैं। केबल नेटवर्क का विरोध करते हैं क्योंकि उस पर भी नंगापन बहुत आता है। तो ये दक्षिणपंथी जो खेमा है वो इस तरह से विरोध करता है, और वामपंथी जो खेमा है वो इसको नव पूंजीवाद बताता है, वैश्वीकरण को, और कहता है जो धनी और अधिक धनी होते जाएंगे और गरीब और अधिक गरीब होते जाएंगे। तो ऐसा जो है भारत में दो विचारधारा है, एक दक्षिणपंथी विचारधारा और एक वामपंथी विचारधारा। वामपंथी विचारधारा भी इसका विरोध करती है आर्थिक दृष्टि से, और दक्षिणपंथी जो विचारधारा है वो सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रभावों का विरोध करती है। ठीक है। तो इस तरह से ये वैश्वीकरण जो है पूरी दुनिया ने पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया है। ठीक है। अब ये पाठ जो है यहाँ पर पूरा होता है। आशा है आप को किसी तरह की कोई शंका इस पाठ में नहीं रही होगी और आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। और यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। और अब इसके प्रश्नोत्तर हम अगले सेशन में आपको देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।